तो स्टूडेंट्स अब हम शुरुआत करेंगे हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर की, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट कंपाउंड। कोऑर्डिनेट कंपाउंड एक ऐसा चैप्टर रहता है जिसके बारे में स्टूडेंट्स कभी भी प्रिडिक्ट कर ही नहीं पाते कि भाई यहाँ पर क्वेश्चन क्या आना है, क्या यहाँ पर इम्पोर्टेंट पार्ट है। हमारा टारगेट रहेगा यहाँ पे जेई एग्जामिनेशन, नीट एग्जामिनेशन और आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर इस चैप्टर में हमेशा ही ये बात कहते हैं कि चैप्टर तो तैयार किया लेकिन अच्छे से नहीं हो पाया, क्योंकि वो क्वेश्चन तैयार करते हैं, जबकि हमारे ये चैप्टर क्वेश्चन बेस्ड नहीं बल्कि एक कंसेप्ट बेस्ड चैप्टर है। यहाँ पर अगर आपके कंसेप्ट सॉलिड हैं तो आप ये मान लीजिए कि चैप्टर आपका सॉलिड रहेगा, लेकिन अगर कंसेप्ट वीक है तो आप ये मान लीजिए कि चैप्टर तैयार करना बहुत मुश्किल रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आएंगे नोमेनक्लेचर, यहाँ आएगा आइसोमेरिज्म, यहाँ आएगा स्ट्रक्चर फॉर्मेशन, और इसके लिए आपसे कोई भी एग्जाम्पल देके आपसे बात पूछी जा सकती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको शुरुआत में ही आइडिया रहे कि आपको इस चैप्टर के अंदर किन किन बातों का ध्यान देना है। आपका टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम, क्लास 12 बोर्ड एग्जाम। जहाँ तक बुक्स की बात है, एनसीईआरटी बुक सबसे बेस्ट रहेगी। मैं किसी रेफरेंस बुक का नाम नहीं कह रहा है यहाँ पे, क्योंकि अब जो नया पैटर्न हो उसके अकॉर्डिंग आपको एनसीईआरटी बुक में दिए गए एग्जाम्पल उन्हीं पे ज़्यादा आपको बिहेव करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी जो पिछले, अगर बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो पिछले 10 सालों में जो पूछा गया है, और कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं तो पिछले 6 सालों में जो पूछा गया है, आपको उसके लिए तैयार करना है। वीडियोस, यानी जो भी वीडियो अवेलेबल हम आपको दे रहे हैं या हमारे चैनल पे हैं, उन सभी वीडियोस के ऊपर आपने यहाँ पे भरोसा करना है इस चैप्टर के लिए। जहाँ तक इस चैप्टर के मेन कंपोनेंट की बात है, यहाँ पर आता है IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हर तरह के कॉम्प्लेक्सेस के बारे में यहाँ पर जानना है। आइसोमेरिज्म, कैसे आप आइसोमर बना सकते हैं। देखिए, ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिसके ऊपर आपको कुछ भी दिया जा सकता है, कोई भी एग्जाम्पल। तो इसमें आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये मैं इंपॉर्टेंट याद कर लूँ मेरी बात बन जाएगी, नहीं कह सकते। आपको पूरा डिटेल में ही यहाँ पर याद करना होगा। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जिसके अंदर ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल, अब यही चीज़ अपने आप में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पर बच्चे सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं और वो मार्क खाते हैं, लेकिन आप पहले कंसेप्ट सीखेंगे, फिर किसी भी तरह के एग्जाम की तैयारी हो, उस एग्जाम की तैयारी में आप मार्क हरगिज नहीं खाएंगे। रिमेंबर नाउ, जहाँ तक इस चैप्टर के मेन कंसेप्ट है, डीबीटी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, स्ट्रक्चर बनाना सीखना है, मैग्नेटिज्म प्रेडिक्ट करना, कलर्ड नॉन कलर्ड कॉम्प्लेक्स कौन से हैं वो जानना है, हाई स्पेन लो स्पेन इनके बारे में जानना है, CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसके अंदर आपको कई तरह की स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड वगैरह के बारे में जानना है। बर्नर थ्योरी सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी बैलेंस, अदरवाइज ये सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट। तो मेन तो ये दो हमारे पास रहता है। एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, जैसे प्लांट वर्ल्ड के अंदर कौन सा कॉम्प्लेक्स है, क्लोरोफिल, हमारे अंदर कौन कौन से कॉम्प्लेक्सेस हैं, हीमोग्लोबिन है, और विटामिन B12 कॉम्प्लेक्सेस हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक में एग्जाम्पल और उसकी बॉन्डिंग। इस तरह से ये मेन चीज़ें हैं जो आपको इस पूरे के पूरे चैप्टर के दौरान अच्छे से आनी चाहिए। एक ओवरऑल भी कम से कम दिमाग में रहेगा तो हमें आगे करना आसानी रहेगी। और प्रीवियस ईयर के MCQs साथ साथ जरूर करें। वैसे 6 साल के MCQ बहुत रहते हैं, लेकिन परफेक्ट तैयारी के लिए 10 ईयर MCQs आपको यहाँ पे करने की जरूरत है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं। देखिए, कॉम्प्लेक्स का सीधा सा मतलब है एक ऐसी स्पीसीज जहाँ पर मेटल के साथ कुछ स्पीसीज कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के अटैच है, जहाँ मेटल के साथ कुछ एटम या स्पीसीज कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के अटैच है। जैसे यहाँ देख सकते हैं निकल हमारे पास है, निकल से 4 कार्बोनिल ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखा है। सो वी कैन से इन विच सेंट्रल मेटल इज बॉन्डेड टू ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूलर आयन थ्रू द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसे हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। कॉम्प्लेक्स को इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट किया जाता है, इस तरह के स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। अगर इस स्क्वायर ब्रैकेट है तो ये पहचान है कि आपके पास कॉम्प्लेक्स है, ये न्यूट्रल है, इसमें चार्ज भी हो सकता है, और अगर इस स्पीसीज के ऊपर चार्ज होता है तो इसे कॉम्प्लेक्स आयन के नाम से पहचानते हैं। कॉम्प्लेक्स आयन इसको कहा जाता है। तो यहाँ से इस बात को समझ लेना है आपने कि जहाँ सेंट्रल मेटल के साथ कुछ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कनेक्टेड हैं, इसे हम कॉम्प्लेक्स के नाम से पहचानेंगे। और कॉम्प्लेक्स के अंदर हमने ये जान लिया है कि यहाँ पर न्यूट्रल भी हो सकता है और आयनिक स्पीसीज भी हो सकती है, ध्यान रखिएगा। कॉम्प्लेक्स के बारे में एक और खास बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि जो भी इस ब्रैकेट के अंदर आ गया, जो भी इस ब्रैकेट के अंदर आ गया,
वो अपनी प्रॉपर्टी का लॉस करता है। ईच स्पीसीज लूजेज इट्स प्रॉपर्टी व्हेन दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और इसे कॉम्प्लेक्स स्फीयर भी कहते हैं। यानी अगर आप इस स्पीसीज के अंदर निकल का टेस्ट करना चाहेंगे तो निकल का टेस्ट नहीं आएगा, कार्बोनिल का करना चाहेंगे कार्बोनिल का टेस्ट नहीं आएगा। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स की मेन बात होगी कि यहाँ पर आने वाली किसी भी स्पीसीज के बारे में आप कोई टेस्ट नहीं कर सकते, निकल का टेस्ट भी नहीं कर सकते, कार्बोनिल का टेस्ट भी नहीं कर सकते। हमारे पास एक और स्पीसीज आती है जिसे डबल सॉल्ट के नाम से पहचानते हैं। अब देखिए डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्सेस में क्या डिफरेंस है, ये आपसे अक्सर पूछा जाता है। जानेगा कि आखिर क्या है। हम ये कहते हैं, सपोज मेरे पास फेरस सल्फेट है, मेरे पास अमोनियम सल्फेट है, और मैंने यहाँ पे वाटर लिया हुआ है, और मैं अगर इनको आपस में मिला देता हूँ, तो मेरे पास एक ऐसी स्पीसीज बनेगी, अमोनियम सल्फेट, फेरस सल्फेट, 6H2O। इसे हम डबल सॉल्ट के नाम से जानते हैं। वहीं अगर मेरे पास पोटेशियम साइनाइड है, 4 पोटेशियम साइनाइड, FeCN6, और मैं अगर इनको आपस में मिलाता हूं तो मुझे K4FeCN6 मिलता है। अब देखिए दोनों चीजों में फर्क है। पहले स्पीसीज के अंदर आयरन सल्फेट अमोनियम सल्फेट को हमने मिलाया, ये सिंपली कंबाइन हो गया, और ये जो स्पीसीज बनती है इसको हम डबल सॉल्ट कहते हैं, डबल सॉल्ट। यहाँ पर अगर आप अमोनियम का टेस्ट करना चाहोगे आपको टेस्ट मिलेगा, सल्फेट का टेस्ट करना चाहोगे मिलेगा, आयरन का टेस्ट करना चाहोगे मिलेगा। यानी इंडिविजुअल आयन रिटेन देयर प्रॉपर्टीज। डबल सॉल्ट में दो सॉल्ट के मिक्सचर से बनता है और इंडिविजुअल पार्टिकल अपनी प्रॉपर्टी को रिटेन करते हैं। लेकिन जहां तक हम कॉम्प्लेक्सेस की बात करें, कॉम्प्लेक्सेस की, यहां पर भी दो सॉल्ट कंबाइन होते हैं, लेकिन इस कंडीशन में यहाँ एक ऐसी स्पीसीज बनेगी जहां पे जो एक बार इस ब्रैकेट के अंदर आ गया वो अपनी प्रॉपर्टी का लॉस कर देता है। यानी अगर आप आयरन का टेस्ट करना चाहोगे नहीं आएगा, साइनाइड का टेस्ट करना चाहोगे नहीं आएगा। यानी मैं कह सकता हूं जो एक बार ब्रैकेट में आया वो अपनी प्रॉपर्टी का लॉस करता है, इन्हें डबल सॉल्ट कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछते हैं कि डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स क्या है, तो आप क्या कहेंगे? इन कॉम्प्लेक्स इंडिविजुअल स्पीसीज loses their property, in double salt individual species retain their property। इस बात को यहाँ पे कहा जाएगा। तो इस तरह से हम डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मीनिंग अच्छे से पहचान जाए। एक में स्पीसीज रिटेन करते हैं अपनी प्रॉपर्टी को और एक में नहीं करते, ये फर्क रहता है। जहां तक कॉम्प्लेक्स की टाइप की बात है, कॉम्प्लेक्स हमारे पास तीन तरह के, न्यूट्रल जिन पे कोई चार्ज नहीं है, कैटायनिक जिन पे पॉजिटिव चार्ज है, एनायनिक जिन पे नेगेटिव चार्ज है। कैटायनिक और एनायनिक को हम कॉम्प्लेक्स आयन के नाम से भी पहचानते हैं। तो कॉम्प्लेक्स आयन की डेफिनेशन क्या होगी? आयनिक स्पीसीज इन विच सेंट्रल मेटल इज बॉन्डेड बाय द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसे कॉम्प्लेक्स आयन के नाम से पहचानेंगे। अब अगली डेफिनेशन आती है लिगेंड। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था, निकल के साथ CO कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, निकल के साथ CO कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो ऐसी स्पीसीज जो मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाती है उसे लिगेंड कहा जाता है। द मॉलिक्यूल और आयन विच फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद सेंट्रल मेटल एटम, कोई भी ऐसी स्पीसीज जो सेंट्रल मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाती है उसे लिगेंड कहते हैं। और कोई लिगेंड कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है इसे उसकी डेंसिटी कहते हैं। कोई लिगेंड कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है इसे उसकी डेंसिटी कहते हैं। जैसे देखिए कार्बोनिल ने एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया तो डेंसिटी क्या होगी? 1। मेरे पास ये स्पीसीज है, यहाँ पर हम कह सकते हैं एक लोन पेयर इधर एक लोन पेयर इधर, दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे तो डेंसिटी कितनी होगी यहाँ पे? 2। ऐसे ही अगर मैं इसी स्पीसीज में कुछ और चेंज कर दूं, देखो ऐसे चेंज किया कि एक हाइड्रोजन मैंने हटा दिया, और उसकी जगह पे हमने CH2 नेगेटिव, उसकी जगह पे CH2 इस तरह से CH2COO नेगेटिव।
अब यहाँ क्या होगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड नाइट्रोजन से, एक नाइट्रोजन से, एक ऑक्सीजन से, तो डेंसिटी कितनी होगी 3। इसे इथाइलिन डायमीन कहते हैं, इथाइलिन डायमीन। और ये है इथाइलिन डायमीन मोनोएसिटेट, EDMA इसको कहा जाता है, इथाइलिन डायमीन मोनोएसिटेट। ऐसे ही अगर मैं सभी के हाइड्रोजन हटा दूं और एसिटेट ग्रुप लगा दूं, यानी देखिएगा अब मैं नाइट्रोजन के सभी हाइड्रोजन को हटा देता हूं और उसकी जगह पे एसिटेट ग्रुप लगा देता हूं। एक एसिटेट यहाँ CH2CO नेगेटिव और एक एसिटेट यहाँ CH2COO नेगेटिव। सिमिलरली दूसरे पे भी मैं यहाँ CH2COO नेगेटिव और यहाँ भी। नाउ अब आप इस बात को समझ सकते हैं, यहाँ पर देखिए क्या होगा, 2 बॉन्ड तो बनेंगे इस नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन से, एक लोन पेयर से, लोन पेयर और यहाँ से, टोटल 6 बॉन्ड बनेंगे। डेंसिटी हो गई 6 और इसका नाम है EDTA। इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने बनवाया है EDTA, इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटेट। इथाइलिन डायमीन था, यहाँ टेट्राएसिटेट आ गया तो इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटेट, डेंसिटी 6, हेक्साडेंटेट लिगेंड इसको कहा जाएगा, हेक्साडेंटेट। तो कोई लिगेंड कितने बॉन्ड बनाता है, ये उसकी डेंसिटी है। डेंसिटी कितनी भी हो सकती है, खासतौर पे एग्जांपल इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटेट, EDTA आपको याद करना होगा। ऐसे बच्चों लिगेंड्स के केस में यूनिडेंटेट और मोनोडेंटेट। यूनिडेंटेट और मोनोडेंटेट का मतलब है डेंसिटी 1 है, यानी एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। पॉलीडेंटेट जो एक से ज्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। मैं सिलेक्टेड एग्जांपल ले रहा हूं, आपने भी याद रखना है। ये ऑक्सिलेटो इथाइलिन डायमीन, ये 2 बॉन्ड बनाते हैं, EDTA 6 बॉन्ड बनाता था तो वो भी पॉलीडेंटेट हुआ। फ्लेक्सीडेंटेट जो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, जैसे OH नॉर्मली डेंसिटी 1 शो करता है, लेकिन ब्रिज लिगेंड के अंदर ये 2 की डेंसिटी भी शो करता है। क्लोरीन भी नॉर्मल डेंसिटी 1 लेकिन ब्रिज लिगेंड के अंदर डेंसिटी 2 की शो करता है। तो ऐसी स्पीसीज जो वेरिएबल डेंसिटी शो करती हैं उन्हें फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स के नाम से पहचाना जाएगा। तो यूनिडेंटेट, मोनोडेंटेट, पॉलीडेंटेट, फ्लेक्सीडेंटेट। पॉलीडेंटेट हमारे पास कितने भी तरह के हो सकते हैं, बाइडेंटेट जो 2 बॉन्ड बनाएंगे, ट्राइडेंटेट 3 बनाए, टेट्राडेंटेट 4, पेंटाडेंटेट 5, हेक्साडेंटेट 6। आपने हेक्साडेंटेट के अंदर पर्टिकुलर एग्जांपल जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ EDTA, इस पर्टिकुलर एग्जांपल को याद रखना है। बाइडेंटेट के अंदर आपने इथाइलिन डायमीन, ऑक्सिलेटो, इनको आपने अच्छे से याद रखना है। ऐसे बच्चों अब आते हैं चिलेटिंग लिगेंड एंड मेटल चिलेट। देखिए सपोज ये आपके पास निकल है और ये है आपके पास इथाइलिन डायमीन, इथाइलिन डायमीन। अब इथाइलिन डायमीन 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, एक यहाँ से एक यहाँ से। तो जब इथाइलिन डायमीन ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है तो आप देखिएगा ये रिंग स्ट्रक्चर बनता है। तो अगर आपका लिगेंड रिंग फॉर्मेशन करता है, इसे चिलेटिंग लिगेंड कहते हैं। तो चिलेटिंग लिगेंड की डेफिनेशन क्या होगी, मैं बोलता हूं, आपने नोट करना हो कर लेना, अदरवाइज याद कर लेना। पॉलीडेंटेट लिगेंड विच रिजल्ट इन रिंग फॉर्मेशन, इसे चिलेटिंग लिगेंड कहा जाता है। तो निकल के साथ अगर इथाइलिन डायमीन होगा तो वो रिंग बनाएगा, चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स। मैं इस चीज को ऐसे भी यहाँ पे लिख सकता हूँ, जैसे मैंने 2 इथाइलिन डायमीन ले लिए, एक इधर ले लिया, एक इधर ले लिया। स्ट्रक्चर तो ये ऊपर वाला होगा, लेकिन शॉर्ट में हम ऐसे लिख सकते हैं। इस तरह के कॉम्प्लेक्स को मेटल चिलेट कहा जाता है, मेटल चिलेट कहा जाएगा। तो चिलेटिंग लिगेंड तो एक पर्टिकुलर लिगेंड हुआ, लेकिन मेटल चिलेट पूरा कॉम्प्लेक्स हुआ जिसके अंदर चिलेटिंग लिगेंड प्रेजेंट है। चिलेशन का मतलब रिंग फॉर्मेशन। अगर कंपाउंड में रिंग फॉर्मेशन है तो वहां पे ध्यान रखना स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़ती है। कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन आते हैं कि भाई इनमें से किसकी वजह से स्टेबिलिटी बढ़ती है, तो चिलेशन इज वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से स्टेबिलिटी बढ़ती है। अगले लिगेंड है जिनको ब्रिज लिगेंड्स कहा जाता है। देखिए बेटा, जैसे आपके पास प्लेटिनम है, क्लोरीन है,
प्लेटिनम। तो अगर क्लोरीन इसके साथ भी बॉन्ड बनाए, इसके साथ भी बॉन्ड बनाए, ऐसे ही OH इधर भी बॉन्ड बनाए, इधर भी बॉन्ड बनाए, तो एक ऐसा लिगेंड जो एक ही बार में दो अलग अलग मेटल, दोनों सिमिलर एलिमेंट के भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, दो अलग मेटल एटम के साथ बॉन्ड बनाते हैं, इनको ब्रिज लिगेंड कहा जाता है। द लिगेंड व्हिच कैन फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड साइमल्टेनियसली विद टू डिफरेंट मेटल एटम, ब्रिज की तरह बिहेव कर रहा है, इसीलिए इसको ब्रिज लिगेंड का नाम दिया जाता है। चिलेटिंग लिगेंड हम जानेंगे क्या होता है, ब्रिज लिगेंड हम जानेंगे क्या होता है। अब बारी आती है एम्बीडेंटेड लिगेंड। तो एम्बीडेंटेड के लिए याद रखो कि ये एक मोनोडेंटेड लिगेंड है। मोनोडेंटेड का मतलब एक बार में एक ही बॉन्ड बनाएगा, बट फ्रॉम मोर देन वन साइड। डेफिनेशन आती है, मोनोडेंटेड लिगेंड व्हिच कैन फॉर्म बॉन्ड फ्रॉम मोर देन वन साइड। जैसे CN, ये कार्बन की तरफ से बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन की तरफ से बनाता है। NO2 नाइट्रोजन की तरफ से भी, ऑक्सीजन की तरफ से भी। CNO, ONC, NCO, ये एक से ज्यादा साइड से बॉन्ड बनाते हैं। SCN, CSN, यहां भी देख सकते हो एक से ज्यादा तरफ से। ये एम्बीडेंटेड के एग्जाम्पल आपको याद करने होंगे। यही पर्टिकुलर एम्बीडेंटेड के एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, क्योंकि बार बार ये सवाल आएगा आगे, इनको याद रखना होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर से हमारा मतलब है, कोऑर्डिनेशन नंबर मेटल के साथ कितने बॉन्ड कनेक्ट है, मेटल से कितने लिगेंड है ये नहीं, मेटल के साथ कितने बॉन्ड कनेक्टेड है। जैसे यहाँ आयरन के साथ टोटल 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड कनेक्टेड है, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। ऐसे ही निकल है, इथाइलिन डायमीन मैंने बताया था, एक इथाइलिन डायमीन 2 बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ लिगेंड तो 2 हैं, लेकिन बॉन्ड कितने अटैच हैं, 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया निकल का, 4 हो गया। तो कितने लिगेंड अटैच हैं ये कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं होता, क्योंकि काफी बच्चे इसमें गलती करते हैं। कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड अटैच हैं, इसको कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाएगा। रिमेंबर, ऐसे ही अगली डेफिनेशन आती है, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स का मतलब अगर किसी कॉम्प्लेक्स में सिर्फ एक ही तरह के लिगेंड, सिर्फ एक ही तरह के लिगेंड, एक ही टाइप, अमोनिया अमोनिया है ओनली, लेकिन अगर एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड है तो इसे हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स कहेंगे। इसी तरह से याद करने की कोशिश कीजिए कि डेफिनेशन पढ़ी तुरंत की तुरंत उसको याद करके आपने बता दिया, आसान रहता है आपके लिए याद करना। ऐसे ही हमारे पास आते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। देखिए, जैसे मैं यहाँ पर आपसे एक बात कहता हूँ, भाई मेरे पास एक K4Fe2CN6 है, तो यहाँ पर ये जो ब्रैकेट में लिखा है जिसमें मेटल और कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अटैच स्पीसीज है, इसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। दिस इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। सो एक ब्रैकेट जिसके अंदर मेटल और लिगेंड होंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। लेकिन अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर क्या होता है, आयरन है और आयरन में ऑक्टाहेड्रली साइनाइड कनेक्ट होते हैं, यानी इस तरह का अरेंजमेंट होता है। देखिएगा इस तरह का, एक साइनाइड यहाँ है, एक साइनाइड यहाँ है, एक साइनाइड यहाँ, एक इधर, एक इधर। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आप इसको समझेंगे, ये सभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ इसके साथ कनेक्ट होते हैं। इसे हम कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा कहते हैं। तो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा हुआ स्पेशल अरेंजमेंट। जब लिगेंड्स उसके साथ अरेंज हो जाते हैं, जो शेप बनती है, आप नॉर्मली कह सकते हो शेप ऑफ ए कोऑर्डिनेट कंपाउंड इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट पॉलीहेड्रा, और ब्रैकेट के अंदर जो इसे लिखते हैं इसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहा जाता है। सेंट्रल एटम एंड लिगेंड्स which are directly attached to it enclosed in a square bracket। और ये देखो क्या है, स्पेशल अरेंजमेंट, यानी किस तरह से सारे के सारे अरेंज होते हैं, इसे हम कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा कहते हैं। जहां तक स्प्लिटिंग की बात है, जब कभी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को तोड़ना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नॉमेनक्लेचर के लिए भी, क्वांटम फैक्टर के लिए भी। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसे टूटेगा कि ब्रैकेट अलग और नॉन ब्रैकेट पार्ट अलग, यानी 4 पोटेशियम अलग हो जाएंगे और FeCN6 अलग आ जाएगा, ये अलग जाएगा। अब इनऑर्गेनिक में लेफ्ट हैंड साइड पार्ट कैटायन होता है तो पॉजिटिव चार्ज, राइट हैंड साइड पार्ट एनायन होता है तो नेगेटिव चार्ज। इसकी वैलेंसी यहाँ लिखी होती है, इसकी वैलेंसी यहाँ लिखी होती है। तो पोटेशियम की वैलेंसी कितनी होगी, 1,
और ब्रैकेट की वैलेंसी कितनी होगी 4, 4 के पॉजिटिव Fe6 -4, टोटल 5 आयन मिले, 4 पोटेशियम और 1 आयरन, तो वांटो फैक्टर कितना हो गया इसका 5 हो गया। यहाँ देखो ब्रैकेट लेफ्ट में है, तो जो चीज लेफ्ट में होती है उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और जो राइट में होती है उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। इसकी वैलेंसी ये लिखी यानी +2, इसकी वैलेंसी ये लिखी यानी, यहाँ पर बाहर कोई नहीं है तो ये अनडिसोसिएटेड रहेगा और इस तरह से लिखा जाएगा। अगर आपसे सेकंड कंपाउंड का वांटो फैक्टर पूछे तो कितने आयन मिले हैं, एक ब्रैकेट में है और 2 पार्टिकल, तो वांटो फैक्टर कितना हो गया इसका 3, वांटो फैक्टर यहाँ पे 3 बनता है। इस तरह से ये कुछ बेसिक डेफिनेशन जो हमें इस चैप्टर के दौरान आगे बढ़ने से पहले मालूम होनी चाहिए। तो अभी तक आपको सिखा दिया था कि कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग किस तरह से होती है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि एक्सप्लेन द 2 एग्जांपल ऑफ फॉलोइंग, कोऑर्डिनेशन एंटिटी किसे कहते हैं। अब आपके सभी डेफिनेशंस का आइडिया है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो स्पीशीज हैं, लिगैंड किसे कहते हैं, जो कि सेंट्रल मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहा जाता है, सेंट्रल मेटल के साथ जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हैं। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा जो ज्योमेट्री कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की होती है। होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स यानी जब एक ही तरह के लिगैंड हो। हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स जब डिफरेंट टाइप के लिगैंड्स हो। व्हाट इज मेंट बाय यूनिडेंटेट, डाइडेंटेट, एम्बिडेंटेट, ये सभी तरह की डेफिनेशन से आप पूरी तरह से सीख चुके हैं। अब आपको इनका अच्छे से अंदाजा हो ही चुका है। अब अगर ये आपके पास क्वेश्चन आया विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉम्प्लेक्स, तो आप अच्छे से जानते हैं जहां पर भी इस तरह के ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट प्रेजेंट होते हैं उसे हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो ये टाइप की पहचान होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज चिलेटिंग लिगेंड, चिलेटिंग लिगेंड का मतलब बताया था जो रिंग फॉर्मेशन में काम आता है, और रिंग फॉर्मेशन वाला कम से कम बाइडेंटेट तो होगा ही। ये मोनोडेंटेट, 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 ऑक्सिलेटो को हम बाइडेंटेट कहते हैं। इस तरह से ऑक्सिलेटो को रिप्रेजेंट किया जाता है, एक बॉन्ड यहाँ से एक बॉन्ड यहाँ से, तो ये हमारा चिलेटिंग लिगेंड रहेगा। एम्बिडेंटेड लिगेंड्स के लिए हमने आपको बताया था एक ऐसा मोनोडेंटेड लिगेंड जो एक से ज्यादा तरफ से बॉन्ड बनाता है, और इसके अंदर हमने CN, NO2, CNO, SCN या CNS ये आपको याद करने को कहा था। इनके अलग अलग एम्बिडेंटेड लिगेंड बनते हैं और उसको देखते ही देखते हम अपने सवाल के जवाब तक आसानी से पहुंच सकते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स बता सकते हैं तो जरूर बताइए। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स पूछा है आपसे। कोऑर्डिनेशन का नंबर का मतलब हुआ मेटल से कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं। यहाँ 3 लिगेंड कनेक्टेड हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए EN का मतलब इथाइलिन डाइमीन, और हर एक इथाइलिन डाइमीन 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। हर एक 2 बनाता है, 3 कितने बनाएंगे 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 6। इस तरह से हमने कोऑर्डिनेशन नंबर के बेसिस पे आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। अब देखो क्या कर सकते हो, वांटो फैक्टर। वांटो फैक्टर्स का मतलब होता है एक कंपाउंड अपने आयोनाइजेशन पे कितने आयन दे रहा है। अगर ये 1, 2 आयन दे रहा है तो वांटो फैक्टर 2 होगा। लेकिन यहाँ मैंने आपको कॉम्प्लेक्स की स्प्लिटिंग के बारे में सिखा ही रखा है। अगर आप इस कॉम्प्लेक्स को स्प्लिट करते हैं तो ये कुछ इस तरह से टूटेगा। यहाँ CO4 + 2 ट्वाइस Cl नेगेटिव, और इस तरह से टोटल मिलेंगे हमारे पास 3 आयन, तो वांटो फैक्टर रहेगा 3। तो देखिए अभी तक की डेफिनेशन के बेसिस पे छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं जो आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। नाउ दिस इज द इम्पोर्टेंट वन। आपसे पूछा इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। आपको बताना है इस प्रोसेस के दौरान एंट्रोपी बढ़ी, डिक्रीज हुई, कोई चेंज नहीं। यानी एंट्रोपी का मतलब होता है मेजर ऑफ रैंडमनेस, और हम ये भी कहते हैं जहां मोशन बढ़ता है, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ते हैं, वहां पर एंट्रोपी बढ़ती है। अब इस रिएक्शन के दौरान देख लीजिए कि नंबर ऑफ पार्टिकल में क्या बदलाव। यहाँ पर देखिए ये है 1 मोल, यहाँ पर कितना है 2 मोल, और प्रोडक्ट में ये कितना है 1 मोल
लेकिन ये कितना है 4 मोल, तो यहाँ नंबर ऑफ मोल बढ़ गए, और अगर नंबर ऑफ मोल बढ़ गए तो एंट्रोपी बढ़ गई। ये जनरल स्टेटमेंट आपको याद रखनी होगी कि किसी भी प्रोसेस के दौरान अगर हम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन देख रहे हैं तो वहां पर लिगेंड्स का रिप्लेसमेंट हो रहा है और यहाँ एंट्रोपी बढ़ रही है। जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा हो, लेकिन हाँ इस केस में ऐसा जरूर होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉपर। अभी कॉपर सल्फेट 5H2 अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से करो। देखो इसमें आपको कॉपर सल्फेट के स्ट्रक्चर को समझना होगा। इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि यहाँ पर कॉपर के साथ 4 वाटर मॉलिक्यूल, ये 4 वाटर मॉलिक्यूल ये कॉपर के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस तरह से अक्सर पास्ट में देखा गया है कि इसके बेसिस पे अलग अलग टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते रहे हैं। एक वाटर 2 के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और फिर वो सल्फेट आयन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना के कनेक्टेड होता है। यानी कॉपर से 4 वाटर डायरेक्टली कनेक्ट है, एक वाटर अलग है, सेपरेट है। हम इसके फॉर्मूले को अगर बताना चाहें इस तरह से बता सकते हैं, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अटैच है उनको एक साथ और बाकी को सेपरेट रख दो। अब देखो क्या पूछा गया, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉपर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब सेंट्रल एटम से कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हैं, 4 बने हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना हो गया 4। ये हमारे पास इस तरह से आ गया। ऐसे आप आगे बढ़ो, ऐसे सीखो, चीजें अच्छे से हो पाएंगी, जवाब दे पाएंगे। तो अब अगर हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, अब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के सभी पार्ट से वाकिफ हो चुके हैं। इस ब्रैकेट को हमने क्या नाम दिया था, इसे हमने कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेट स्फीयर का नाम दिया था। बाहर जो ये आयन प्रेजेंट है इसको हम आयनाइजेशन आइसोमर के नाम से पहचानते हैं या आयनाइजेशन स्फीयर के नाम से जानते हैं। इन्हें काउंटर आयन भी कहा जाता है। ये आपका सेंट्रल मेटल एटम CMa जो इसके साथ अटैच हैं, इन्हें लिगेंड्स कहते हैं। जितने बॉन्ड बनाते हैं उसे कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो इस तरह से हमें आगे बढ़ते वक्त इस कॉम्प्लेक्स के पार्ट का ध्यान होना चाहिए, क्योंकि अब हम करने वाले हैं नोमेनक्लेचर। और नोमेनक्लेचर में ये शब्द आएंगे कि भाई कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैटायनिक है, एनायनिक है, क्या है, तो बहुत जरूरी है आप इसको यहाँ पर अच्छे से जान लीजिएगा। नोमेनक्लेचर को समझने से पहले आपको लिगेंड्स के ऊपर चार्ज और उनका नाम यहाँ से याद करना है। अगर वाटर लिगेंड है एक्वा, एक्वो, चार्ज 0 है, जो ऊपर लिखा है ना 0। अमोनिया अमीन AMMINE, सिंगल एम नहीं डबल एम आएगा। ये कार्बोनिल चार्ज 0, नाइट्रोसेल चार्ज 0। इथाइलिन डाइमीन को हम EN भी लिखते हैं, OH नेगेटिव हाइड्रोक्सो, O-2 ऑक्सो। तो ये जो चार्ज है, फ्लोरीन को फ्लोरो भी कहते हैं, फ्लोराइडो भी, बेटर रहे कि आप फ्लोराइडो कह दें, अदरवाइज दोनों सही हैं, गलती नहीं है। ऐसे ही आपको ध्यान रखना होगा बाकी लिगेंड्स के बारे में भी। जैसे ये NO को हमने नाइट्रोसिल कहा, लेकिन अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसको नाइट्रोसोनियम आयन के नाम से भी पहचाना जाता है। इनको बेशक से कॉपी में नोट डाउन करके रखिए, स्क्रीनशॉट लेके रखिए। CN साइनाइड है, साइनो, NC आइसोसाइनो। अब इनके दो नाम और भी हैं, है तो ये भी CN और ये भी CN, लेकिन ये कार्बन से कनेक्ट है, ये नाइट्रोजन से, तो मैं इसको सिंपल साइनो या साइनो C भी कह सकते हैं, बिकॉज ये कार्बन से कनेक्ट है। और यहाँ ये CN नाइट्रोजन से कनेक्ट है, तो इसको हम साइनो N के नाम से भी जान सकते हैं। कार्बोनेट, नाइट्रोसेट, नाइट्रोसोनियम, नाइट्रेटो, ये चार्ज वगैरह ये चीजें याद रखना, खासतौर पे जहाँ बच्चे उलझते हैं। ये एसिटाइल एसिटोनेटो AC -1 चार्ज होता है, ये याद रखिएगा। ट्राइफिनाइल फॉस्फीन 0 चार्ज होता है, इस पॉइंट को याद रखने की कोशिश हो जानी चाहिए। तो नोमेनक्लेचर में आगे बढ़ने से पहले ये सारी कंडीशंस क्लियर हो। अब किसी भी कंपाउंड के नोमेनक्लेचर का पहला स्टेप होता है सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाएगा। सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाएगा,
अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में देखिए बच्चों क्या आपको पता है, आपको पता होना चाहिए कि सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू चार्ज। रिडॉक्स रिएक्शन 11th में निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, तो वहाँ क्या कहते हैं, सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू चार्ज, यानी 4 इंटू के पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर, साइनाइड इंटू 6 का ऑक्सीडेशन नंबर, और ये सभी चार्ज के बराबर, और चार्ज कितना है यहाँ 0। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, x मान लिया, पोटेशियम ग्रुप 1 के सभी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है, ग्रुप 2 वालों का 2 होता है। साइनाइड, अभी मैंने आपको चार्जेस दिखाए थे, साइनाइड में -1 चार्ज होता है, और इस तरह से x की वैल्यू 2। तो आपको हमेशा नोमेनक्लेचर करने से पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आ जाना चाहिए। आप प्रैक्टिस कीजिए इन कंपाउंड्स की, वीडियो को पॉज कीजिए, इन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देखिए और फिर इनके जवाब के साथ मैच करिए। वीडियो पॉज कीजिए, पहले इनको सॉल्व कीजिए। अब देखिए मैं बताता हूँ, यहाँ वेनेडियम है, वेनेडियम का x हो गया, H2O 6 है, 6 इंटू 0 वाटर का 0 होता है, नाइट्रेट 3 है, 3 इंटू -1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से x इज इक्वल टू 3, ये आ गया। अमोनियम का +1 होता है, +1 इंटू 2, कोबाल्ट का x मान लिया, क्लोराइड का -1 इंटू 4 मान लिया 0, और x इज इक्वल टू कितना आ गया 2, यहाँ CO हो गया, x हो गया, pyridine 0 इंटू 4, ब्रोमीन -1 इंटू 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ x की वैल्यू 2। ऐसे ही पोटेशियम 1 इंटू 4 हो गया, और मैग्नीज x हो गया, साइनाइड -1 इंटू 6 0, और ये x इज इक्वल टू 2 हो गया। कोबाल्ट यहाँ x हो गया, ये है प्राइमरी फॉस्फीन, ये 0 इंटू 4 हो गया, और ये बाहर 2 है तो ये आपका 2x हो गया, ये भी 2 से मल्टीप्लाई, और प्लस -2 इंटू 3, सल्फेट का -2 होता है तो -2 इंटू 3, ये यहाँ पर इस तरह से, और x की वैल्यू सॉल्व करके यहाँ पर आ जाएगी 3, ये आ गया। निकल का x हो गया, और ये 0 इंटू 4 हो गया, क्लोरीन -1 इंटू 2 0, x इज इक्वल टू 2। इस तरह से आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आने चाहिए, नॉट अ बिग डील, आसानी से बता सकते हैं। देखिए यहाँ भी आपको सॉल्व करके दिखा दिया गया है, जो आपको समझा दिया, ये सॉल्व किया हो गया, बात एक ही है, बट पहले ये स्टेप कर लेंगे। अब हम सीखते हैं नोमेनक्लेचर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस। देखिए न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस का मतलब है सिर्फ ब्रैकेट है, सिर्फ ब्रैकेट है, ब्रैकेट के ना लेफ्ट में कुछ, ना राइट में कुछ, ना चार्ज। अगर इस तरह के स्पेसेस है तो इसको हम न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कहेंगे। पहला स्टेप होगा ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, निकल को x माना, कार्बोनिल 0 इंटू 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। सबसे पहले नेम ऑफ लिगेंड्स लिखना है अल्फाबेटिक ऑर्डर के अंदर, फिर मेटल का नाम, ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट। एक ही लिगेंड है, कार्बोनिल 4 बार है तो आप नाम लिख सकते हैं टेट्रा कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल, और फिर मेटल है आपका निकल, नेम ऑफ मेटल, ऑक्सीडेशन स्टेट 0। इस तरह से आप इसका नाम लिख सकते हैं। तो बहुत ध्यान से नाम लिखना है आपको, आप समझ जाइए टेट्रा कार्बोनिल निकल। सभी अल्फाबेट स्मॉल होंगे, किसी किसी बुक में पहला अल्फाबेट कैपिटल होता है, लेकिन आप कोशिश कीजिए सभी का स्मॉल। आपके पास अगर ये अंदर ब्रोमो लिगेंड होता तो कार्बोनिल से पहले ब्रोमो का नाम आता, इस तरह से इनके नाम लिख सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए हम ये कुछ कंपाउंड यहाँ पर ले रहे हैं। अब इन कंपाउंड्स का नाम भी साथ साथ लिखने की कोशिश करें। ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे 0 इंटू 6, x इज इक्वल टू 0 आएगा यहाँ पे। लिगेंड्स देखो, सबसे पहले लिगेंड्स के नाम 6 अमोनिया यानी हेक्साअमीन, हेक्साअमीन 6 अमोनिया के लिए। कोबाल्ट हमारे पास है ऑक्सीडेशन नंबर 0। अमीन और ब्रोमो, अमीन और ब्रोमो, so we can say डायमीन, दिस इज डायमीन, 4 ब्रोमो है तो टेट्रा ब्रोमाइड। अल्फाबेटिक ऑर्डर ये देखना है, NH3 का नाम क्या है अमीन, Br का नाम ब्रोमाइड, मेटल कौन है प्लेटिनम,
So I can write ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी 4, इस तरह से ये नाम बन जाए। यहाँ भी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया 0 into 4 इज इक्वल टू, और ये आपका क्या नाम बनता है देखो टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा कैडमियम और ऑक्सीडेशन स्टेट 0। इस तरह से आप बहुत आसानी से इन कंपाउंड के नाम लिख सकते हैं। इनमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस जरूरी है ऑक्सीडेशन नंबर को सही ढंग से लिखना, सही ढंग से उसको प्रेजेंट करना। ये थे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस। अब देखिएगा कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस, यानी इन पे +2 चार्ज है कैटायनिक। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर x 0 into 4 इज इक्वल टू +2, x इज इक्वल टू 2। सबसे पहले लिगेंड्स अल्फाबेटिक, मेटल, लास्ट में आयन, क्योंकि इसमें चार्ज है तो आयन शब्द तो आएगा ही आएगा। एक ही तरह के लिगेंड है, 4 है, टेट्रा कार्बोनेट। तो लिगेंड्स में क्या आएगा टेट्रा कार्बोनेट, मेटल में क्या आएगा निकल, ऑक्सीडेशन स्टेट 2, लास्ट में आयन, बन गया नाम। इस तरह से इस कंपाउंड का नाम बता सकते हैं। अब वीडियो पॉज करो, ये मेरे साथ साथ इन दोनों कंपाउंड का नाम लिखने की कोशिश करो। बिल्कुल एक जैसे नाम है, कुछ भी इसके अंदर चेंज नहीं है। अगर पॉज करके लिख सकते हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो मैं सिखाता हूँ। देखिए हमारे पास ये कंपाउंड, सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर 0 into 2 इज इक्वल टू +1, तो x का चार्ज कितना आ गया +1, 2 अमीन है, क्या लिखेंगे डायमीन, सिल्वर और ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया 1। ऐसे ही दूसरा भी लिगेंड देख सकते हैं, इसका नाम क्या हुआ डायमीन, और फिर सिल्वर। सिल्वर का आईयूपीएसी नेम अर्जेंटस भी होता है, आप अर्जेंटस भी लिख सकते हैं। यहाँ है टेट्रा अमीन, टेट्रा अमीन और कॉपर, कॉपर और ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा 1, लास्ट में आयन लिखना, हरगिज ना भूलें, ज्यादा जरूरी है आयन लिखना। इस तरह से ये हमने सीख लिया अगर हमारा कॉम्प्लेक्स कैटायन। अब आ रही है एनायन की, तो कॉम्प्लेक्स आ गया एनायन, नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीडेशन नंबर x, और ये -1 into 4 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू 2। वही लिगेंड्स मेटल, जो नई चीज है वो ये है कि मेटल के नाम में 8 लगेगा। प्लेटिनम है तो प्लेटिनेट, कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट, निकल है तो निकलेट। इस पॉइंट पे याद रखिएगा कि यहाँ पर 8 वर्ड लगेगा, ये नहीं भूलिएगा। जैसे टेट्रा क्लोराइड हो, क्लोरीन है ना, तो लिगेंड का नेम क्या होगा टेट्रा क्लोराइड हो। मेटल निकल है और 8 लगाना तो क्या बना निकलेट, ऑक्सीडेशन स्टेट 2 और आयन। इस तरह से हमारे इस कंपाउंड का नाम बनके तैयार हो गया निकलेट 2 आयन। अब जरा इन दोनों कंपाउंड्स के ऊपर गौर करते हैं और जानते हैं पहले वन बाय वन। जिंक x -1 into 4 -2 and x is equal to 2। 4 हाइड्रोक्सो हैं, so we can say टेट्रा हाइड्रोक्सो, टेट्रा हाइड्रोक्सो। और जिंक के लिए क्या आएगा जिंकेट 2 आयन, ये नाम बन गया, इस तरह से बना जाएगा। अगला देखो नेक्स्ट कंपाउंड, यहां इस तरह से आएगा द नेक्स्ट, एक मिनट, ये नेक्स्ट कंपाउंड है आपका FeOX होल थ्राइस -3। ऑक्सीडेशन नंबर ये OX है, ऑक्सीलेटर, मैं दोबारा से ठीक लिख देता हूं, दिस इज ऑक्सीलेटर। और ऑक्सीलेटर के अंदर अब ऐसे समझना है हमें, ये रहा OX। अब इस OX में देखो, OX पे चार्ज -2 into 3 इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू 3। तो लिखेंगे 3 है ऑक्सीलेटो, ट्राई ऑक्सीलेटो, ट्राई ऑक्सीलेटो। आयरन कह लो, फेरम कह लो। अब आयरन कहेंगे तो आयरनेट लिखा जाएगा, आयरनेट लिखना बेटर नहीं होता, तो आप क्या लिखेंगे ट्राई ऑक्सीलेटो फेरेट,
क्योंकि फेरम इसका IUPAC नेम होता है, फेरेट, ऑक्सीडेशन नंबर 3, आयन, इस तरह से इस कंपाउंड का नाम यहाँ लिखा जाएगा। तो ऐसे न्यूट्रल हो गया, कैटायनिक हो गया, एनायनिक हो गया, ये हमने सीखा। अब कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अलावा आयनाइजेशन स्फीयर भी आ रहा है। अब देखो आयनिक कंपाउंड की शायद आप एक बात जानते हो, लेफ्ट हैंड में कैटायन होता है, राइट हैंड में एनायन होता है। हमारे इस कॉम्प्लेक्स को देखो, कोऑर्डिनेशन स्फीयर लेफ्ट में है, यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैटायनिक है और ये आयनाइजेशन स्फीयर एनायनिक है। तो हम ले रहे हैं कॉम्प्लेक्स पार्ट इज कैटायनिक, ये कैटायनिक पार्ट फॉर्म कर रहा है। पहला स्टेप तो वही ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, निकल X, कार्बोनिल, क्लोराइड -1 into 2 एंड X इज इक्वल टू 2, ये आ गया। अब नाम देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम लिगेंड्स को अल्फाबेटिक ऑर्डर में, फिर मेटल और एनायन। एनायन कौन है? जो ये ब्रैकेट के बाहर प्रेजेंट है, ये एनायन। लिगेंड्स कौन हो गया आपका? हेक्साकार्बोनिल, हेक्साकार्बोनिल। मेटल हो गया निकल, और ये बाहर है Cl, और Cl का नाम होता है क्लोराइड। देखो अगर ये क्लोरीन ब्रैकेट के अंदर होता, अगर ये क्लोरीन ब्रैकेट के अंदर होता तो ये लिगेंड होता और इसका नाम होता क्लोराइडो, लेकिन ये ब्रैकेट के बाहर है, और ब्रैकेट के बाहर इसकी वही अहमियत है जैसे NaCl में। अब NaCl का नाम क्या होता है बोलो? सोडियम क्लोराइड। तो अगर ब्रैकेट के बाहर है तो उसका नाम क्या है? क्लोराइड। एक और इंपॉर्टेंट बात, ब्रैकेट के अंदर जो चीज जितनी बार है, जैसे 6 टाइम्स है तो आपने हेक्सा मेंशन किया। ब्रैकेट के बाहर कोई कितने भी बार प्रेजेंट हो, हमें उसे मेंशन नहीं करना। जैसे 2 क्लोरीन है, हमें नहीं कहना डाइक्लोराइड, सिर्फ नाम लिखना है। तो ब्रैकेट के अंदर जो कोई चीज कितनी बार प्रेजेंट है ये मेंशन करना है, लेकिन ब्रैकेट के बाहर कितनी बार रहे उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। और कंपाउंड की प्रैक्टिस करते हैं। ये हमारे पास कुछ कंपाउंड साथ साथ प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। जैसे फर्स्ट कंपाउंड है, पहले आप इसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर पता लगाइएगा। X 0 into 6 -1 into 3, X is equal to 3, ये हो गया। और फिर उसके बाद लिगेंड्स, हेक्सामीन, मेटल कोबाल्ट, और एनायन कौन है? ट्राइक्लोराइड नहीं कहना, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर कोई कितने बार मेंशन करना ही नहीं है, क्या कहेंगे? सिर्फ और सिर्फ क्लोराइड। तो हेक्सामीन, कोबाल्ट, क्लोराइड। यहाँ देखो ऑक्सीडेशन नंबर पता लगाओ, कितना आएगा? 6, X 0 into 2 -1 into 4 -1 into 2 is equal to 0, 6 आएगा। सबसे पहले लिगेंड्स है। अब जो ब्रोमीन लिगेंड है उसका नाम ब्रोमाइडो, और जो बाहर है वो सिंपल एनायन यानी ब्रोमाइड। अमीन और ब्रोमाइडो, पहले कौन आएगा? अमीन। सो वी कैन राइट डाई अमीन, टेट्रा ब्रोमाइडो, प्लेटिनम, ऐसे तो लिखते हैं ना। सो वी कैन से नेम ऑफ लिगेंड्स डाई अमीन, फिर टेट्रा ब्रोमाइडो। देखो अमीन नाम है, ब्रोमाइडो नाम है, पहले ए आता है तो पहले हमने अमीन को लिखा, फिर प्लेटिनम, और ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट 6, और बाहर ब्रोमीन है, ब्रोमाइड उसका नाम एनायन के तौर पे। अगले कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर 2 आएगी, अंदर लिगेंड आपके पास है एक्वा, यहाँ 4 आएगा, 4, टेट्रा एक्वा कैडमियम नाइट्रेट, ये नाम इसका करके तैयार हो। बस इस पॉइंट पे ध्यान रखना कि ब्रैकेट के बाहर कोई कितने भी बार मेंशन है, आपने उसको मेंशन नहीं करना। इस छोटे से पॉइंट का आपने यहाँ पर ध्यान रखना होगा। रिमेंबर, अगला है कॉम्प्लेक्स पार्ट एनायन, नॉर्मल प्रोसेस है, कैटायन एनायन। नाउ वी कैन अंडरस्टैंड, यहाँ कॉम्प्लेक्स राइट में है, कॉम्प्लेक्स अगर राइट में है तो ये एनायन है और ये आपका कैटायन है। कॉम्प्लेक्स राइट में है, ये एनायनिक पार्ट। ऑक्सीडेशन नंबर पोटेशियम 1 into 4, निकल X, साइनाइड -1 into 4 is equal to 0, और इस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? 0। नेम ऑफ कैटायन, कैटायन कौन है? पोटेशियम। अब टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्या लिखेंगे? पोटेशियम, ये लिखा जाएगा। टेट्रा नहीं, स्पेस दिया जाएगा,
लिगेंड्स इन अल्फाबेटिक ऑर्डर, लिगेंड्स हमारे पास टेट्रासाइनो, और मेटल है हमारे पास निकल, साथ में 8 निकलेट, ऑक्सीडेशन स्टेट 0, ये बनेगा हमारी स्पीशीज का नाम। तो जब कभी भी कॉम्प्लेक्स पार्ट पे नेगेटिव चार्ज हो, ये कॉम्प्लेक्स पार्ट एनायन हो, आपने उसके नाम के आगे 8 लगाना नहीं भूलना, और ये जरूर ध्यान रखना है कि कॉम्प्लेक्स पार्ट राइट हैंड साइड पे है या ये लेफ्ट साइड पे। कुछ एग्जाम्पल सामने हैं, ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल को आपने ट्राई करना, सॉल्व करना है, देखें कैसे बात बनेगी। यहाँ पर सबसे पहले वही ऑक्सीडेशन नंबर, सोडियम है, कॉपर है, साइनाइड है, 1 इंटू 3 x माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, पहले कैटायन सोडियम, फिर टेट्रासाइनो, कॉपरेट, यूपरेट, ये आ गया। यहाँ देखो ये 1 इंटू 4, ये x माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 0, 2 आ जाएगा। नाम लिखते वक्त बाहर सिल्वर है, कितनी बार है ब्रैकेट के बाहर है तो सिर्फ नाम मेंशन होगा, हेक्सासाइनो फेरेट 2, यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 इंटू 3x माइनस 1 इंटू 6, और इस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर 3, बस नाम लिख लो इसका। बाहर ये अमोनियम है तो अमोनियम आ गया, हेक्साथायोसाइनेटोफेरेट 3, ये बन गया हमारे पास। ऐसे ये फोर्थ कंपाउंड है, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 1 इंटू 2 x और साथ में माइनस 1 इंटू 4 0, x इज इक्वल टू 2, तो बाहर कौन है सोडियम, फिर कौन है टेट्रासाइनो, और फिर निकल, ऑक्सीडेशन स्टेट 2, ये बन गया। इस तरह से नाम लिख लिया। तो ऐसे हम इन कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं, ये हमें पता होगा। अब मैं दे रहा हूं दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड, दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, जरा इन दोनों इंपॉर्टेंट कंपाउंड का मीनिंग समझिएगा। इसमें आपको सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हुए करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको मार्क करो। अब जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है x, बाहर 3 है तो ये कितना हो गया 3x, साइनाइड 6 है, बाहर 3 है तो माइनस 1 इंटू 18, ये हो गया। अब इस आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? कभी भी आयनिक कंपाउंड जब लिखते हैं तो इसकी वैलेंसी यहाँ होती है, इसकी वैलेंसी यहाँ, यानी इस आयरन का चार्ज ये गिवन है, इस आयरन पे चार्ज कितना है 3, वी कैन से 3 इंटू 4, 4 आयरन है, इसका चार्ज यहाँ लिखा हुआ है 3, तो ये 12, 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 2, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर 2 आ गया। अब नाम लिखो, इस आयरन में क्योंकि चार्ज 3 है तो इसका नाम हुआ फेरिक, इसका नाम क्या हुआ फेरिक, क्योंकि आयरन की दो स्टेट होती है, Fe+2 फेरस, Fe+3 फेरिक, इसका नाम हुआ फेरिक। 6 साइनाइड है, हेक्सासाइनो फेरेट 2, बन गया ना, ये हो गया। यहाँ ये 1x, हाइड्रोजन अगर कॉम्प्लेक्स में तो चार्ज होगा -1, और इस तरह से x इज इक्वल टू 3, पहले लिथियम आएगा, हाइड्रोजन अगर लीगेंड के तौर पे तो उसका नाम होता है हाइड्राइडो, फ्रीक्वेंसी से लिथियम टेट्राहाइड्राइडो एलिमिनेट, ये इस कंपाउंड का नाम बनेगा, ऐसे नाम आएगा। इस तरह से ये कंपाउंड के नाम यहाँ पे लिखे जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। दो और इंपॉर्टेंट कंपाउंड आपके सामने हैं, दो और इंपॉर्टेंट, इन इंपॉर्टेंट कंपाउंड के नाम को आपने ट्राई करना है, होमवर्क में ट्राई कीजिएगा, और जो भी नाम हो कोशिश जरूर कीजिए क्या क्या नाम आपसे बन सकते हैं, इसका जवाब जानने की कोशिश कीजिएगा। कुछ ना कुछ आप खुद से ढूंढेंगे तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ जवाब